हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुप्त काल के सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में। ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, आप जाके एक बार उनको देख सकते हैं। वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच कर सकते हैं। और ये पार्ट 3 है। अभी हम बात करने वाले हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा है गुप्त काल में समाज में वर्ग व्यवस्था पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था आपको पता है, जैसे कि 4 वर्गों में बटा हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। इसके बाद है समाज में 4 वर्णों के अलावा कुछ अन्य जातियां भी थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में अंतर किया जाता था। जाहिर सी बात है, अगर चार वर्ण हैं तो चारों में कुछ ना तो कुछ डिफरेंस होगा, है ना। तो चारों में अंतर किया जाता था। उसके बाद आप देखिए, वरामिहिर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में क्रम से 5 4 3 2 कमरे होते थे। न्याय व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव बढ़ता जाता है। समाज में ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मणों का मुख्य काम धार्मिक कर्म, साहित्य से संबंधित होता है। लेकिन कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपने जातिगत पेशे को छोड़कर अन्य काम करते हैं। स्मृति ग्रंथों में समाज में दास प्रथा के बारे में भी प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आपको मैं अभी कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले निष्कर्ष लिखा है, सबसे लास्ट में निष्कर्ष लिखा है। आप पूरे के पूरे सामाजिक जीवन में इन 6 बातों को देखेंगे। पहला है वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा दास प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह और महिलाओं की स्थिति। आप चाहें तो इनको सब हेडिंग के थ्रू यानी सब हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है। अभी हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं वापस। तो देखिए, हम यहाँ पे थे। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। ये शूद्रों को व्यापार एवं कृषि करने की अनुमति थी। स्मृति ग्रंथों एवं चीनी फायान के विवरण से पता चलता है कि समाज में छुआछूत थी, यानी छुआछूत जो था समाज में प्रचलित थी। ठीक है। फायान ने अछूतों को चंडाल कहा है। चंडाल आपको पता होगा, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा चंडालों के बारे में। ये गांव और नगरों से बाहर रहते थे। मान लीजिए ये गुप्त काल है, गुप्त काल के ये नगर हैं, गांव हैं, तो ये गांव के बिल्कुल बाहर साइड में रहते थे। और जब कभी भी ये नगर के अंदर आते थे तब देखिए क्या होता था। यहाँ पे साफ लिखा है, गांव तथा नगरों में प्रवेश करते समय इन्हें लकड़ी पीटते हुए चलना पड़ता था, ताकि उसकी आवाज़ से लोग रास्ते से हट जाएं और इनको स्पर्श यानी छूने से बच जाएं। क्योंकि ये लोग मानते थे कि चंडाल जो है बहुत नीची जाति के लोग होते हैं, इनको नहीं छुआ जाता है। और चंडाल भी क्या करते थे, जब वो कभी गांव में किसी काम के लिए आते थे तो लकड़ी से पीटते हुए आते थे, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम आ रहे हैं और लोग उन्हें ना देखें और ना ही छुएं। ठीक है। ऐसा इसलिए था, एक मिनट, हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अपवित्र कार्य करते थे, जैसे मांस काटना, बेचना और आदि। स्मृति ग्रंथों से समाज में दास प्रथा के बारे में प्रमाण मिले हैं। युद्ध में बंदी बनाए गए दास प्रथा को घरेलू श्रम के लिए रखा जाता था। ऐसे लोग जो ऋण नहीं चुका पाते थे वह भी दास बन जाते थे। यानी दास भी 2 प्रकार के थे। एक तो जिनको बंदी बनाते थे युद्ध के समय पे वो, और सेकंड जो थे, जैसे मान लीजिए किसी से ऋण लिया यानी उधार लिया। सपोज करिए ये राजा है, राजा से इन लोगों ने ऋण लिया। अगर ये लोग अपना जो ऋण नहीं चुका पाते थे तो ये इसके अंडर में यानी राजा के अंडर में काम करते थे। ठीक है। दास पर अनेक स्वामी दास पर उसके स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता था, यानी पूरा का पूरा नियंत्रण रहता था। ऋण ना चुका पाने के कारण बने दास व्यक्ति को एक निश्चित अवधि यानी निश्चित समय के लिए सेवा करना होता था उनके पास, और बाद में जैसे ही उनकी अवधि खत्म हो जाती थी वो वहां से आजाद हो जाते थे। उसके बाद है गुप्त कालीन साहित्य ने स्त्रियों को प्रतिष्ठित स्थान मिला है। विवाह मुख्यतः सजातीय होते थे। सजातीय मतलब सेम जाति में। ऐसे कम उदाहरण मिले हैं जहां निम्न वर्ग की कन्याओं का विवाह उच्च वर्ग में हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नारद एवं पराशर की स्मृतियों में विधवा विवाह को भी समर्थन मिलता है।
कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जहां विधवाओं की दशा अच्छी नहीं है, उन्हें कठोर साधना का जीवन बिताना पड़ता था। समाज में वैश्यों को भी प्रमाण प्राप्त था। वैश्य आप जानते होंगे, जो ऐसी लेडीज, ऐसी औरतें जो अपने शरीर को बेच के धंधा करती थी। जैसे आपने एक मूवी भी देखी होगी अभी फिलहाल में, आलिया भट्ट की एक मूवी है गंगूबाई, तो वो जो पूरी मूवी का मोटिव है वो वैश्याओं के ऊपर है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि यह व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी, यह व्यवसाय काफ़ी प्रचलित था, यानी बहुत ही फेमस था। मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि उत्सव के समय बड़ी संख्या में वैश्या सड़कों पर निकलती थी। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कुलीन वर्ग की महिलाएं बाहर निकलते समय अपने मुंह पर घूंघट डालती थी। स्त्री को संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त था। पुत्र के अभाव से पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता था। अब आपने जितने भी पॉइंट यहाँ पे देखे, सब कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा, विधवा और महिलाओं की स्थिति, इसी के अंदर हम वैश्याओं को भी शामिल कर सकते हैं। यहीं पे सब कुछ आता है आपका, तो इनको आप सब हेडिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन मतलब इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे चलती थी, या आप कह सकते हैं कि वो क्या क्या कार्य करते थे। तो सबसे पहले आपको पता है, कोई भी आर्थिक जीवन है वहाँ पे कृषि और पशुपालन होता ही था पुराने टाइम पर। तो सबसे पहला है, गुप्त काल के राजाओं का शासन आर्थिक दृष्टि से समृद्धि एवं संपत्ति का काल माना जाता है। इस काल में कृषि की उन्नति पर प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। कालिदास ने कृषि तथा पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति के बड़े साधन रूप में निरूपित किया। इसके बाद है, आप कृषि के बारे में समझ ही गए होंगे। आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका उद्योग। धान, गेहूं, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मसाले, नील आदि की खेती की जाती थी। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर। वस्त्र पर निर्माण करना इस काल का बहुत ही सर्वप्रमुख उद्योग था। कपड़े उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जीविका चलती थी। ठीक है, यानी लोगों की सबसे ज़्यादा जो है कपड़े उद्योग से ही लोगों की जीविका चलती थी। उसके बाद है आर्थिक गतिविधियाँ। वहाँ पे लोग कुछ आर्थिक गतिविधियाँ भी करते थे, जैसे हाथी दांत की वस्तुएं बनाना, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकार, मिट्टी के बर्तन बनाना, अन्य कार्य आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे। इसके बाद है व्यापार और व्यवसाय। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस तो हर जगह होता है ना, तो वही होता है आपका व्यवसाय और व्यापार। गुप्त युग में व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। व्यवसाय का संचालन श्रेणियों द्वारा किया जाता था। श्रेणी व्यवसाय करने वाले लोगों की एक समिति होती थी, यानी इनकी जो है एक कम्युनिटी होती थी। प्रत्येक श्रेणी के एक प्रधान तथा 4-5 व्यक्तियों की समिति होती थी। यानी एक समिति जो है उसमें क्या रहेंगे, 4-5 लोग होते थे, जिसमें से एक क्या होता था, प्रधान होता था, और 4-5 लोग उसके अधीन उसके अंडर में काम करते थे। प्रत्येक श्रेणी के पास अपनी एक मोहर होती थी, यानी स्टैंप होती थी। इसके बाद है सिक्के और वस्तुएं। गुप्त काल में उच्च कोटि के सोने के सिक्के मिले हैं। गुप्त काल में भव्य इमारतें भी मिली हैं। तांबे और लोहे के खनन जारी रहा, जिससे इनका उपयोग करके घरेलू सामान, बर्तन तथा औजार बनाए जाते थे। इस अवधि में सबसे प्रभावशाली धात्विक वस्तुएं थी, यानी धातु से बनी हुई वस्तुएं। लोहा स्तंभ जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको पता होगा, दिल्ली में एक लोहा स्तंभ है जिसकी ऊंचाई जो है 23 फीट से अधिक है, और ये धातु ऐसी जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। राजस्व अनेक प्रकार की भूमि और व्यापार से कर प्राप्त करते थे। गुप्त काल के अंत में सिक्के में जो मिलावट होने लगी थी, उससे यह पता लगता है कि साम्राज्य के अंतिम वर्षों में राजकोष संकट में पड़ गया था। यानी जो पहले के सिक्के थे वो बिल्कुल प्योर बनते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो सिक्के थे उसमें मिलावट होने लगी। अब मिलावट हो रही है, जाहिर सी बात है, मिलावट कब होती है, जब किसी चीज़ की कमी हो। तो यहाँ पे वो बस यही बताया कि राजकोष में संकट पड़ गया था, तो इसी वजह से ये जो सिक्के हैं, सिक्कों में मिलावट होने लगी थी। इसके बाद है चीनी यात्री हैन सांग ने लिखा है कि राज्य की आय को 4 वर्गों में बांट दिया जाता था। 1/4 जो था वो सरकारी कार्यों के, जो भी वहाँ
पे सरकारी कार्य होते थे उनको दिया जाता था वेतन के रूप में। दूसरा जो था लोक सेवकों को वेतन दिया जाता था। तीसरा जो उनका वो था आय था उसको कहाँ बांटते थे वो लोग, बौद्धिक उपलब्धियों पर। जैसे आपको पता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग के बहुत तेज होते हैं, जो राजा को मान लो किसी ने अगर राजा को सलाह दी कि आप ऐसा ऐसा करो आपका राज्य अच्छा होगा, तो उन्होंने क्या है उसकी एक बौद्धिक उपलब्धि है, तो बौद्धिक उपलब्धि में। और अंतिम जो था वो उपहार में, और जो बचता था वो राजा अपने पास रखता था। तो आई होप आपको इतना पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और नोट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी आपका जो था वो रह गया है धार्मिक के बारे में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, धार्मिक साहित्य सब चीज़ों के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।